नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एलएसी पर सामान्य हो रहे हालात। चीन ने उखाड़े अपने तंबू, पीछे हटी दोनों देशों की सेनाएं। खबर में आगे जिक्र होगा कि पाकिस्तान के क्वेटा की कॉलोनियों पर रॉकेट हमला, काबुल के खचाखच भरे बाजार में भीषण विस्फोट, बेकसूरों को ली जा रही जान। खबर में आगे जिक्र होगा कि विमान को धमकी देने वालों की खैर नहीं, केंद्र ने मेटा और एक्स से मांगा डाटा, और गुरुवार को भी मिली उड़ानों को धमकियां। खबर में आगे जिक्र होगा कि भारत जर्मनी की दोस्ती ने पकड़ी नई रफ्तार, कई समझौतों का हुआ आदान प्रदान। पीएम मोदी बोले, हम शांति के लिए हर संभव योगदान देने के लिए तैयार। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि तेल में बड़ा खेल करने की तैयारी में मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्लान तैयार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। एलएसी पर सामान्य हो रहे हालात, चीन ने उखाड़े अपने तंबू, पीछे हटी दोनों देशों की सेनाएं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर इंडिया चाइना बॉर्डर से बड़ी खबर आ रही है। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए भारत और चीन के बीच समझौते के कुछ दिनों बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। क्षेत्र में दोनों ओर से एक एक तंबू तथा कुछ अस्थायी संरचनाओं को हटा दिया गया है तथा भारतीय सैनिक चाडिंग नाला के पश्चिमी किनारे की ओर वापस लौट रही है, जबकि चीनी सैनिक नाला के पूर्वी किनारे की ओर वापस लौट रही है। सूत्रों के अनुसार दोनों तरफ लगभग 10-12 अस्थायी ढांचे और 12 टेंट हटाए गए हैं। दोस्तों, गुरुवार को चीनी सेना ने इलाके में अपने वाहनों की संख्या भी कम कर दी और भारतीय सेना ने भी कुछ सैनिकों को वापस बुला लिया है। सूत्रों ने बताया कि ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले 4-5 दिनों में देपसांग और डेमचौक में गश्त फिर से शुरू होने की उम्मीद है। भारत ने 21 अक्टूबर को घोषणा की थी कि वो चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त करने के समझौते पर पहुंच गया है, जिससे 4 साल से अधिक समय से चल रहे सैन्य गतिरोध को समाप्त करने में एक बड़ी सफलता मिली है। मई 2020 में गलवान घाटी में सैनिकों के बीच हिंसक टकराव के बाद गतिरोध शुरू हुआ था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीरियल ब्लास्ट, पाकिस्तान के क्वेटा की कॉलोनी पर रॉकेट हमला, काबुल के खचाखच भरे बाजार में भीषण विस्फोट, बेकसूरों की ली जा रही जान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार को काबुल के खचाखच भरे बाजार में हुए विस्फोट में बच्चों समेत 11 लोग घायल हो गए। एक गैर सरकारी संगठन ने बताया कि विस्फोट का स्रोत तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया है और तालिबान से कोई भी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं था। अफगानिस्तान की राजधानी में सर्जिकल सेंटर चलाने वाले मानवीय समूह इमरजेंसी एनजीओ ने बताया कि विस्फोट पामीर सिनेमा जिले में सेकेंड हैंड कपड़ों के बाजार में हुआ। दोस्तों, अफगानिस्तान में इमरजेंसी की डिप्टी कंट्री डायरेक्टर स्टेफानो गेनारो-स्मिनोव ने बताया कि घायलों में 3 साल की बच्ची और 4 साल का लड़का शामिल है। एक व्यक्ति की हालत गंभीर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विमान को धमकी देने वालों की खैर नहीं, केंद्र ने मेटा और एक्स से मांगा डाटा, गुरुवार को भी मिली उड़ानों को धमकियां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को देश भर में 83 विमानों को बम से उड़ाने की फिर धमकी मिली है। पिछले 11 दिनों में 274 विमानों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं। केवल बुधवार ऐसा दिन रहा जब कोई धमकी नहीं मिली। इस बीच फर्जी बम धमाकों के संदेशों और फोन कॉल को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने इन गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान करनी शुरू कर दी है। सरकार ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और एक्स से कहा है कि वो अपने प्लेटफॉर्म से कई एयरलाइनों को निशाना बनाकर की गई ऐसी फर्जी कॉल और संदेशों से संबंधित डाटा साझा करे। यही नहीं, सरकार ने शीर्ष बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी समूहों से भी इस तरह के फर्जी कॉल करने वाले लोगों की पहचान करने में सहयोग करने को कहा है। गुरुवार को एयर इंडिया, विस्तार और इंडिगो की 20 फ्लाइटों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके अलावा आकाशा एयर की 13, एयरलाइंस एयर और स्पाइस जेट की 5-5 उड़ानों को भी धमकियां मिली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत जर्मनी की दोस्ती ने पकड़ी नई रफ्तार, कई समझौतों का हुआ आदान प्रदान। पीएम मोदी बोले, हम शांति के लिए हर संभव योगदान देने को तैयार। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज से शुक्रवार को मुलाकात की और उनसे भारत जर्मनी की दोस्ती को गति देने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान भारत और जर्मनी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज
स्कॉल्स की उपस्थिति में समझौता ज्ञापनों और समझौतों का आदान प्रदान किया। नवाचार और प्रौद्योगिकी पर रोड मैप और रोजगार और श्रम के क्षेत्र में एक संयुक्त घोषणा पत्र पर समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। इस दौरान मोदी ने कहा कि मैं चांसलर स्कॉल्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि हमें पिछले 2 वर्षों में तीसरी बार भारत में अपना स्वागत करने का अवसर मिला है। मेरे तीसरे कार्यकाल की पहली IGC बैठक अभी संपन्न हुई है। मैं अभी CEO फोरम की बैठक से आ रहा हूं। इसी समय जर्मन नौसेना का जहाज गोवा में बंदरगाह पर उतर रहा है और खेल जगत भी पीछे नहीं है। हमारी हॉकी टीम के बीच मैत्रीपूर्ण मैच भी खेले जा रहे हैं। साथियों, चांसलर स्कॉल्स के नेतृत्व में हमारी साझेदारी को नई गति और दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि मैं जर्मनी की भारत पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति के लिए चांसलर स्कॉल्स को बधाई देता हूं। इसमें दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच साझेदारी को व्यापक तरीके से आधुनिक बनाने और आगे बढ़ाने का खाका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेल में बड़ा खेल करने की तैयारी में मुकेश अंबानी बना लिया है बड़ा प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज तेल के बिजनेस में बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने ट्रेडिंग ऑपरेशंस का पुनर्गठन कर रही है। इसमें दुबई से क्रूड ऑयल ट्रेडिंग टीम को वापस बुलाना शामिल है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि रिलायंस जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स चलाती है और उसकी योजना इस साल के अंत तक दुबई से अपनी क्रूड ट्रेडिंग टीम को वापस बुलाने की है। सूत्रों का कहना है कि रिलायंस ने कच्चे तेल की सप्लाई के लिए रूस के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया है और इससे स्पॉट कार्गो खरीदने की जरूरत कम हो गई है। जी हाँ दोस्तों, एक सूत्र ने कहा कि रिलायंस की अब रूस के साथ क्रूड इंपोर्ट डील हो गई है। साथ ही उसकी मिडिल ईस्ट के बड़े प्रोड्यूसर देशों के साथ भी डील है। इसलिए दुबई में स्टाफ पर ज़्यादा खर्च करने का कोई मतलब नहीं रह गया है। इस बारे में रिलायंस ने ईमेल का जवाब नहीं दिया। 2021 में रिलायंस ने ऑयल फॉर रिफाइंड फ्यूल की ट्रेडिंग के लिए UAE में एक ऑफिस खोलने की घोषणा की थी और इसके 1 साल बाद मुकेश अंबानी की कंपनी ने अपनी क्रूड ट्रेडिंग टीम को दुबई भेजा था। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुबई रूसी तेल के व्यापार का हब बनकर उभरा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 1.5 लाख एकड़ से अधिक का लैंड बैंक तैयार करने में जुटी योगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश बनाने की दिशा में योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार का लक्ष्य 2027 तक 1.5 लाख एकड़ से अधिक का लैंड बैंक तैयार करना है, जिससे राज्यों में औद्योगिक निवेश और विकास के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जा सके। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने प्रस्तुत की गई $1 ट्रिलियन इकोनॉमी से संबंधित एक रिपोर्ट में बताया गया कि सितंबर 2024 तक सरकार ने 54,000 एकड़ भूमि का लैंड बैंक तैयार कर लिया है। इसमें से 30-40% भूमि का उपयोग औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। ये भूमि यूपी सीडा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यीडा और गीडा जैसे प्रमुख औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहित की जा रही है, जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आवंटित होंगी। योगी सरकार का लक्ष्य 2024-25 के वित्तीय वर्ष के अंत तक 82,000 एकड़ भूमि का लैंड बैंक तैयार करना है। इसके बाद अगले साल 2 से 3 साल में शेष भूमि का अधिग्रहण और आवंटन करके 1.5 लाख करोड़ से अधिक का लैंड बैंक तैयार किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 21,751 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है, जो औद्योगिक विस्तार के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इसके अलावा 5811 एकड़ भूमि का विकास किया गया है और ये उद्योगपतियों को आवंटन के लिए तैयार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। छोटे उद्यमियों को सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा। मुद्रा योजना के तहत अब मिलेगा 20 लाख रुपए तक का लोन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपए कर दी है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में इसकी पुष्टि की। मंत्रालय ने कहा कि इस वृद्धि के जरिए हम मुद्रा योजना के समग्र उद्देश्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना जारी की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सीमा मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी। सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा था कि उन उद्यमों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़कर
बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी, जिन्होंने तरुण श्रेणी के तहत पहले कर्ज लिया और फिर सफलतापूर्वक चुकाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पेश की थी। उसका उद्देश्य गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों को आय उत्पादक गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपए तक का आसान जमानत मुक्त सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराना है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पर शांति होनी चाहिए प्राथमिकता, 5 साल बाद शी जिनपिंग से मिले पीएम मोदी की 2 टूक। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में पीएम मोदी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बता दें कि मई 2020 में पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद उत्पन्न होने के बाद दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर यह पहली बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता ऐसे समय में हुई है जब 2 दिन पहले ही भारत और चीन ने पूर्व लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी सेनाओं द्वारा गश्त करने के समझौते पर सहमति जताई थी। 4 साल से चल रहे गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में इसे भारत की तरफ से बड़ी सफलता माना जा रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 5 साल बाद औपचारिक बैठक कर रहे हैं। हमारा मानना है कि भारत चीन के संबंध न केवल हमारे लोगों के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम सीमा पर पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारे संबंधों के लिए प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ब्रिक्स 2024 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के लिए स्थायी सीट की मांग। एस जयशंकर ने तत्काल सुधार का किया आह्वान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सीट की मांग करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अधिक समतापूर्ण वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए स्थापित संस्थाओं में सुधार किया जाना चाहिए। शिखर सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स इस बात का सबूत है कि पुरानी व्यवस्था कितनी गहराई से बदल रही है, साथ ही अतीत की कई असमानताएं भी हैं। वास्तव में उन्होंने नए रूप और अभिव्यक्तियां ग्रहण की हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कोई भी देश, चाहे अमेरिका हो या चीन, भारत की अनदेखी नहीं कर सकता, निर्मला सीतारमण का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें वाशिंगटन डीसी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक बैठक 2024 के दौरान सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट द्वारा आयोजित ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस एट 80 प्रायोरिटीज फॉर द नेक्स्ट डिकेड पर पैनल चर्चा में भाग लिया। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, क्योंकि हर 6 में से 1 व्यक्ति भारतीय है और दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका हो जो बहुत दूर है या चीन हो जो बहुत करीब है, भारत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू और कश्मीर को जल्द मिल सकता है राज्य का दर्जा, बड़ी तैयारी में केंद्र की सरकार। जी हाँ दोस्तों, जम्मू और कश्मीर का जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल हो सकता है। खबर है कि केंद्र की तरफ से प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सकती है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। बुधवार शाम मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में बैठक हुई है। सरकार बनाने के बाद पहली ही बैठक में एनसी सरकार ने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि केंद्र जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। सूत्रों के अनुसार आधे घंटे तक चली बैठक काफ़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में रही। जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करने का गृह मंत्री ने कई सरकार को भरोसा दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की बढ़ी मुश्किलें, सांसदों ने मांगा इस्तीफा, दिया अल्टीमेटम। जी हाँ दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कनाडा में ट्रूडो के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। सांसदों ने उनके इस्तीफा देने के लिए 28 अक्टूबर तक का समय दिया है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक लिबरल सांसदों ने पार्लियामेंट हिल पर इकट्ठा होकर ट्रूडो के इस्तीफे की मांग की। बंद कमरे में एक बैठक हुई थी जिसमें असंतुष्ट सांसदों ने जस्टिन ट्रूडो को अपनी शिकायतें बताई हैं। ऐसे अब ये कहा जा सकता है कि ट्रूडो के खिलाफ पार्टी के भीतर पनप रहा असंतोष खुलकर सामने आ गया है। हाउस ऑफ कॉमन्स के सत्र की बैठक में सांसदों ने जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की मांग उठाई है। बुधवार को ही बैठक में असंतुष्ट सांसदों ने अपनी चिंताओं को सीधे पीएम ट्रूडो तक पहुंचाया। इससे साफ है कि ट्रूडो को अपनी ही पार्टी के भीतर से बढ़ते असंतोष को झेलना पड़ रहा है। पीएम
पद छोड़ने के लिए असंतुष्ट लिबरल सांसदों ने ट्रूडो को 28 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम भी दिया है। बुधवार को कॉकस की बैठक के दौरान ट्रूडो के इस्तीफे के मामले की रूपरेखा पेश करते हुए एक दस्तावेज भी पेश किया गया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सोशल मीडिया पर लगेगी लगाम, मोहन भागवत मोदी सरकार से कर चुके हैं मांग। जी हां दोस्तों, स्थापना के शताब्दी वर्ष में प्रवेश के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS ने अपने एजेंडे में कई चीज़ों को रखा है। इनमें सामाजिक कुरीतियों और इंटरनेट के दुष्प्रभाव भी हैं। RSS की 25 नवंबर से शुरू होने वाली 2 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक पर सबकी नज़र बनी हुई है। बैठक को लेकर RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि संघ 2025 में अपने शताब्दी वर्ष से पहले संगठन के विस्तार की अपनी योजना पर भी चर्चा करेगा। सुनील अंबेकर ने कहा कि विजयादशमी के दिन अपने संबोधन के दौरान सरसंघ संचालक मोहन भागवत द्वारा समाज की एकता और भ्रम को रोकने सहित जिन विषयों का उल्लेख किया गया था उन पर चर्चा बैठक के दौरान होनी है। समाज को एकजुट रखने और किसी भी तरह के भ्रम में पड़ने से बचने के लिए जो भी जरूरी होगा उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। भागवत ने इस विषय को भी संबोधन में शामिल किया था कि किस प्रकार बच्चों को सोशल मीडिया के जरिए भ्रमित किया जा रहा है। संघ प्रमुख ने ऐसी सामग्री के विपरीत परिणामों की भी चेतावनी दी थी। उन्होंने इस पर सरकार द्वारा नियंत्रण की आवश्यकता की जरूरत बताई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स खत्म कर सकती है मोदी सरकार। अत्याधुनिक मुनाफे पर नियंत्रण के लिए किया गया था लागू। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ टैक्स को खत्म करने पर विचार कर रही है, जिसको लेकर बातें तेज हो गई हैं। इस मामले में प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने बुधवार को कहा कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 2022 के मुकाबले तेजी से घटी हैं, इसीलिए अब कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाने का कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय इस पर विचार करेगा। देश में अप्रत्याशित लाभ कर पहली बार जुलाई 2022 में लगाया गया था। उस समय दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। तरुण कपूर ने कहा कि मुझे लगता है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने अप्रत्याशित लाभ कर को समाप्त करने के लिए पहले ही वित्त मंत्रालय को पत्र लिख दिया है। अब फैसला वित्त मंत्रालय को लेना है। बता दें कि बुधवार को वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड 1.5% सस्ता होकर $74.90 प्रति बैरल रहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ब्रिक्स के पार्टनर देशों में पाकिस्तान को जगह नहीं, 13 देशों को मिला दर्जा। इसमें मुस्लिम बहुल देश, जी हाँ दोस्तों, 7 मुस्लिम बहुल देश हैं। इसमें ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन रूस के कजान में हो रहा है। इस दौरान ब्रिक्स ने 13 देशों को पार्टनर देश का दर्जा दिया है। इसमें अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान को मिलाकर 7 मुस्लिम बहुल देश हैं। इसमें पाकिस्तान को जगह नहीं मिली है। पाकिस्तान ने ब्रिक्स देशों में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उसे पार्टनर देशों में भी जगह नहीं मिली। और पार्टनर देश ब्रिक्स के औपचारिक सदस्य नहीं होंगे, लेकिन संगठन की प्लानिंग का हिस्सा होंगे। इस बार 30 से ज़्यादा देशों ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए आवेदन किया था। ब्रिक्स समिट में बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अब नए देशों को शामिल किए जाने से पहले ये ध्यान रखा जाएगा कि इससे संगठन की कार्य क्षमता पर कोई असर ना पड़े। दोस्तों आपको बता दें कि रूस में ब्रिक्स प्लस की मीटिंग में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। इस दौरान एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स इस बात का सबूत है कि दुनिया बदल रही है। ब्रिक्स ग्लोबल साउथ में वास्तविक बदलाव ला सकता है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि दुनिया को कनेक्टिविटी के ऐसे विकल्पों की आवश्यकता है जो लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाए और जोखिम को कम करे। दुनिया आगे बढ़ चुकी है, लेकिन कुछ पुराने मुद्दे और जटिल हो गए हैं। संघर्षों का प्रभावी ढंग से समाधान करना आज की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आज का युग युद्ध का नहीं, विवादों और मतभेदों के समाधान बातचीत और कूटनीति से किया जाना चाहिए। पश्चिम एशिया की स्थिति हमारे लिए एक चिंता का विषय है और इस संघर्ष के बढ़ने से मानवता के लिए गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिक्स समिट 2024 में बुधवार को पीएम मोदी ने समिट से अलग चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय बैठक की थी। दोनों के बीच 5 साल बाद हुई इस मीटिंग में सीमा विवाद को जल्द से जल्द निपटाने, आपसी सहयोग और आपसी विश्वास को बनाए रखने पर
जोर दिया गया। 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं की ये पहली बायलैटरल मीटिंग थी और 50 मिनट की बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि हम 5 साल बाद औपचारिक रूप से बैठक कर रहे हैं। पिछले 4 सालों में सीमा पर पैदा हुई समस्याओं पर जो सहमति बनी है उसका हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता हमारे संबंधों की नींव बनी रहनी चाहिए। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गांदरबल हमले के 2 आतंकवादी सीसीटीवी में हुए कैद। पाकिस्तान से ट्रेंड आतंकियों का साथ होने का शक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले को अंजाम देने वाले 2 आतंकवादी घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। हमले में AK-47 का इस्तेमाल किया गया। हालांकि आतंकियों की संख्या 2 से अधिक मानी जा रही है। मामले में पहले दिन से ही तफ्तीश में लगी राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस केस को टेक ओवर करने की दिशा में बढ़ रही है। NIA के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। इसके शक की सुई सीमा पार पाकिस्तान की तरफ जा रही है। हमले के पैटर्न को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि यह हमला केवल कुछ दिनों की ट्रेनिंग के लिए आतंकवादियों द्वारा नहीं किया जा सकता, बल्कि इसमें पाकिस्तानी आर्मी का हाथ हो सकता है। इसमें पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप से रिटायर्ड या मौजूदा ट्रेंड जवान भी शामिल हो सकते हैं। मामले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के शैडो ग्रुप TRF ने ली है। इसकी कमान पाकिस्तान में बैठे हैंडलर आतंकवादी शेख सज्जाद गुल के हाथों में बताई जा रही है।